जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से साथियों चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेईटी का जो एग्जाम है साथियों 29 मार्च को, साथियों 29 मार्च के लिए ये सभी क्वेश्चन ऐसे एनालाइज किए गए क्वेश्चन को साथियों लेकर आए हैं जो कि साथियों आपके झारखंड जेईटी के एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मानव में तर्क शक्ति का विकास करना है, यह कथन किससे संबंधित है। चलिए लगाइएगा, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड एनालाइज किए गए क्वेश्चन हैं जो कि सीधे सीधे आपके 29 मार्च के एग्जाम में ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइए कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मानव में तर्क शक्ति का विकास करना है, ये कथन किससे संबंधित है। तो आप याद रखेंगे यह संबंधित है अरस्तू से। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, अरस्तू से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन है कि शिक्षा द्वारा बालक की शक्तियों का स्वाभाविक प्रगतिशील एवं व्यवस्थित विकास होना चाहिए, यह किस सिद्धांत की मुख्य मान्यता है। चलिए ऐसा लगाइए, तो शिक्षा का बालक की शक्तियों का स्वाभाविक प्रगतिशील एवं व्यवस्थित विकास होना चाहिए और यह कथन किस सिद्धांत की मुख्य विशेषता है। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, ये प्रकृतिवाद एवं सिद्धांत का है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। चलिए आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। तो याद रख लीजिएगा पाठ्यक्रम का निर्माण का सिद्धांत, ये आप सभी लोग का नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन है कि एक शिक्षक द्वारा अपने छात्रों में श्रम के महत्व की भावना विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि एक शिक्षक द्वारा अपने छात्रों में श्रम के महत्व की भावना विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो आप याद रखेंगे स्वयं छात्रों के समक्ष श्रम करके उदाहरण प्रस्तुत करना। ऑप्शन यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब सी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है आप सभी लोगों का और क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक आदर्श शिक्षक की पहचान नहीं है। चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक आदर्श शिक्षक की पहचान नहीं है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, उसे किशोरों को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन क्या है आप सभी लोगों का और क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय परिवेश में वर्तमान समय में किस प्रकार के शिक्षकों की सर्वाधिक आवश्यकता है। चलिए आंसर लगाएंगे कि भारतीय परिवेश में वर्तमान समय में किस प्रकार के शिक्षकों की सर्वाधिक आवश्यकता है। तो याद रख लीजिएगा जो भारतीय मूल्यों को छात्रों में प्रतिस्थापित कर सके उनकी आवश्यकता ज्यादा है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के सामाजिक एवं लोकतांत्रिक गुणों के विकास के लिए सर्वोत्तम शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है। चलिए बताएंगे कि माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के सामाजिक एवं लोकतांत्रिक गुणों के विकास के लिए सर्वोत्तम शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है। तो यहां पे हो जाएंगे प्रोजेक्ट विधि। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रोजेक्ट विधि। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कक्षा में एक छात्र नाखून काटने जैसी आदत से ग्रस्त है तो
एक शिक्षक को इसके व्यवहार संबंधित निष्कर्ष के रूप में क्या मानना चाहिए? चलिए बताइए। तो यदि कक्षा में एक छात्र नाखून काटने जैसी आदत से ग्रस्त है तो एक शिक्षक को इसके व्यवहार संबंधित निष्कर्ष के रूप में क्या मानना चाहिए? तो आप याद रखेंगे, इनको मानना चाहिए संवेगिक अनुसंतुलन का प्रतीक। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि कक्षा में जिस छात्र का लगातार तिरस्कार किया जा रहा हो उसके व्यवहार की सबसे अधिक संभावना क्या है? चलिए बताएंगे। ये बिल्कुल आप लोग के लिए सेट हम 1 करा रहे हैं। अगर आपको ये सेट अच्छा लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, सेट 2 आपको हम जरूर कराएंगे। तो यदि आप इस क्लास को देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे सेट 2 हम लेकर जल्द ही आएंगे। और बताइए कि कक्षा में जिस छात्र का लगातार तिरस्कार किया जा रहा हो उसके व्यवहार की सबसे अधिक संभावना क्या है? तो आप याद रखेंगे, ये हो जाएंगे नकारात्मक। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि बालकों में पारस्परिक संबंधों की पुनः स्थापना करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बालकों में पारस्परिक संबंधों की पुनः स्थापना के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आप याद रखेंगे, उनके सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करके उन्हें पारस्परिक संबंधों की ओर प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया कि संप्रेषण प्रक्रिया में सन्निकटता का निर्धारण करने वाला मुख्य तत्व क्या है? तो संप्रेषण प्रक्रिया में सन्निकटता का निर्धारण करने वाला मुख्य तत्व क्या है? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे आपके आकर्षण है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, आकर्षण होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक श्रेष्ठ नागरिक के गुणों के विकास में सहायक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय श्रेष्ठ नागरिक के गुणों के विकास में सहायक नहीं है? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, छात्रों को सामाजिक समस्याओं की नग्न सच्चाई का यहाँ पे एहसास कराना। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक शिक्षक अपने छात्र में अतिरिक्त सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने में सफल हो जाए तो इससे उत्पन्न होने वाली सामाजिक कठिनाई क्या होगी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, बालक अपराधी बन सकता है। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, बालक अपराधी बन सकता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक विद्यालय में छात्र शिक्षक के कार्य के प्रतिफल कहे जाते हैं, वे किस प्रकार के शिक्षक से सर्वाधिक हानिकारक रूप से प्रभावित होते हैं? तो ये होते हैं किस प्रकार के? तो जो छात्रों के साथ अनुसूचित व्यवहार करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि कक्षा में एक छात्र लगातार बातें कर रहा है और कक्षा के वातावरण को बिगाड़ रहा है तो शिक्षक को यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो आप याद रखेंगे, शिक्षक को करना चाहिए क्या? तो छात्रों से व्यक्तिगत रूप से बात करके उसकी समस्या जाननी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षण में सबसे यहाँ पे बड़ी बाधा क्या मानी जाती है? बताइए कि शिक्षण में सबसे बड़ी बाधा क्या मानी जाती है? और आप अभी तक इस क्लास को जो लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए बताइए कि शिक्षण में सबसे बड़ी बाधा क्या मानी जाती है? तो आप याद रखेंगे, छात्रों की अरुचि मानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है एक शिक्षक को छात्रों में अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए? चलिए आंसर लगाइए कि एक शिक्षक को छात्रों में अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए? तो आप याद रखेंगे, छात्रों को व्यस्त रखकर और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देकर। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कोई छात्र कक्षा में एक बार ही प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए?
तो यदि कोई छात्र कक्षा में बार बार एक ही प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आप याद रखेंगे, शिक्षक को छात्रों को धैर्य पूर्वक समझाना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, शिक्षक को धैर्य पूर्वक समझाना चाहिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आप सभी लोगों का कि शिक्षण की सबसे बड़ी सफलता किसमें है? चलिए बताइए। तो शिक्षण की सबसे बड़ी सफलता जो है किसमें होगा? तो छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि एक आदर्श शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? चलिए आंसर लगाइएगा कि एक आदर्श शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो एक आदर्श शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है छात्रों की प्रति समर्पण भाव होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, छात्रों के प्रति समर्पण भाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अनुसंसाधन की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? चलिए बताइए कि अनुसंसाधन की सबसे बड़ी यहाँ पे सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, व्यवस्थित और वैज्ञानिक जांच प्रक्रिया। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया कि मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध में मुख्य अंतर क्या है? चलिए बताइए। तो मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध में मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें मुख्य अंतर जो है, मात्रात्मक शोध संख्याओं पर आधारित होता है जबकि गुणात्मक शोध अनुभवों पर होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रयोगात्मक शोध में क्या किया जाता है? तो प्रयोगात्मक शोध में क्या किया जाता है? तो इसमें चरों में हेर फेर पर परिमाण देखे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, चरों में हेर फेर कर परिमाण देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि शोध प्रक्रिया का सही यहाँ पे क्रम क्या है? चलिए आंसर लगाइए कि शोध प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो शोध प्रक्रिया का सही क्रम सामान्य चयन, साहित्य समीक्षा और डेटा संग्रह विश्लेषण होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न है कि शोध में परिकल्पना क्या भूमिका निभाती है? तो शोध में परिकल्पना क्या भूमिका निभाती है? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यह शोध की दिशा निर्धारित करती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए आंसर लगाएंगे कि साहित्य समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साहित्य समीक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ये आपके पिछले शोधों को जानना और शोध अंतर पहचानना है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया गया है कि प्राथमिक और द्वितीयक डेटा में क्या अंतर है? तो प्राथमिक और द्वितीयक डेटा में क्या अंतर है? तो आप याद रखेंगे, इसमें अंतर जो है, प्राथमिक डेटा शोधकर्ता स्वयं एकत्र करता है जबकि द्वितीयक डेटा पहले से ही उपलब्ध होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है आपका कि डेटा विश्लेषण में संख्याकीय महत्व क्या दर्शाता है? तो डेटा विश्लेषण में संख्याकीय महत्व क्या दर्शाता है? तो आप याद रखेंगे, ये दर्शाते हैं परिमाणों के याद चित्र न होने की संभावना को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावशाली डिजाइन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? चलिए बताइए। तो प्रभावशाली डिजाइन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो याद रखेंगे, प्रश्न स्पष्ट और संक्षिप्त हो। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि शोध रिपोर्ट में सार का क्या यहाँ पे उद्देश्य है? तो शोध रिपोर्ट में सार का जो उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य पूरे शोध का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि संचार प्रक्रिया का यहाँ पे पहला चरण क्या है? चलिए बताइएगा कि संचार प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो याद रख लीजिएगा, संदेश का निर्माण। ऑप्शन सी सही जवाब है, संदेश का निर्माण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि औपचारिक संचार क्या है? चलिए बताइए कि औपचारिक संचार क्या है?
तो औपचारिक संचार जो है नियमों और विनियमों के अनुसार संचार होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मौखिक संचार में यहाँ पे क्या जो है शामिल है। चलिए बताइए, तो मौखिक संचार में क्या शामिल है। तो मौखिक संचार में बोली गई और लिखित भाषा शामिल है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बोली गई और लिखित भाषा होगा। अगला क्वेश्चन है, अमौखिक संचार का सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण घटक क्या है। चलिए बताइए कि अमौखिक संचार का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो शारीरिक भाषा जो है यहाँ पे अमौखिक संचार का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रभावशाली संचार के लिए सबसे जरूरी क्या है। तो प्रभावी संचार के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो आप याद रखेंगे स्पष्ट और सही भाषा का प्रयोग। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके झारखंड जेईटी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।